अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैबिटेट और निश के टॉपिक को डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। हमने इससे पहले इकोसिस्टम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा, उसमें हमने इकोसिस्टम को डिफ़ाइन किया कि इकोसिस्टम क्या चीज़ है। फिर हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के इकोसिस्टम में डिफरेंट जो लेवल्स हैं, जिसमें इंडिविजुअल लेवल के बाद पॉपुलेशन लेवल और कम्युनिटी लेवल हमने देखा, और उसके बाद हमने बायोम को देखा कि बायोम क्या चीज़ है। फिर हमने देखा कि बायोस्फीयर जो है ये अर्थ की वो लेयर है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, सरवाइव करते हैं एंड रह सकते हैं। आज हम जो है हैबिटेट और निश को डिटेल से देखेंगे। हैबिटेट के बारे में मैंने आपका लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। हैबिटेट जो है ये वो एक्चुअल प्लेस है, ये वो फिज़िकल प्लेस है, एक्चुअल लोकेशन है, वो फिज़िकल प्लेस है जिस जगह पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और सरवाइव करते हैं। अब जिस भी एनवायरनमेंट के अंदर, जिस भी इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स सरवाइव करते हैं, उस एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो बायोटिक फैक्टर्स हैं चाहे वो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, तो ऑर्गेनिजम्स उन फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। और उस वक्त जब ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की टॉलरेंस की रेंज में आते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि देखें, जिस वक्त किसी भी एनवायरनमेंट के को किसी भी ऑर्गेनिज्म ने चूज़ करना है अपनी जो है वो रेजिडेंस के लिए, अपनी लोकेशन के लिए, तो वो क्या चीज़ें देखता है। ठीक है। उसमें कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो कंसीडर करता है। वो तमाम फैक्टर्स जैसे जो उसकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, जैसे उसका फूड हो गया, शेल्टर हो गया, इसके अलावा उसके कंपिटिटर्स हो गए, स्पेस हो गई, टेम्परेचर क्या है, रेनफॉल क्या है, और अदर फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये उनको ना सिर्फ जो है उसकी सर्वाइवल को सपोर्ट करें, बल्कि जो है उस इन्वायरमेंट के अंदर उसकी सर्वाइवल को पॉसिबल बनाएं। ठीक है। तो ये एक्चुअल लोकेशन जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म की वो क्या कहलाती है, वो हैबिटेट कहलाती है। फिर 1907 में ग्रीनल जो है ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट था। ऑर्निथोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो बर्ड्स को स्टडी करते हैं। ठीक है। तो ये साइंटिस्ट जो है ये बर्ड्स को स्टडी कर रहा था। इसने फर्स्ट टाइम जो है वो निश की टर्म इकोलॉजी में प्रपोज की थी। ठीक है। अब ये निश क्या है? निश जो है ये हैबिटेट के साथ रिलेटेड टर्म है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। देखिए, हैबिटेट जो है वो एक फ़िज़िकल प्लेस है जिस जगह पे वो रहता है, और निश जो है, निश क्या है? निश उस ऑर्गेनिज्म का रोल है उस एनवायरनमेंट के अंदर, उसका प्रोफेशन है, उसकी जॉब है कि वो क्या करता है उस हैबिटेट के अंदर। ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल है, जैसे हम इस शहर में रहते हैं। ठीक है। तो ये जो सिटी है ये हमारा हैबिटेट है, और इस सिटी के अंदर हम किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, हमारा फूड सोर्स क्या है, इनकम सोर्स क्या है, हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं, हमारा क्या पॉजिटिव रोल है, क्या हमारा नेगेटिव रोल है, हमारा दूसरे लोगों के साथ कैसे रिलेशनशिप्स हैं, हम दूसरे लोगों की लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये हमारी निश है। तो इसी तरह हर एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म की का एक रोल होता है, एक उसका जॉब होता है, एक उसका प्रोफेशन होता है, एक उसका ऑक्यूपेशन होता है कि वो क्या करता है, अपना रोल उस एनवायरनमेंट के अंदर कैसे प्ले करता है। ठीक है। तो वो जो रोल होता है, वो जो उसका प्रोफेशन होता है, वो जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं जो उस हैबिटेट के अंदर परफॉर्म करता है, वो उसकी निश होती है। ठीक है। हैबिटेट वो जगह है जिस जगह पर वो रहता है, और निश उसकी वो लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, वो उसकी डेली एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह वो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करता है, या फिर एनवायरनमेंट के अंदर जो दूसरे फैक्टर्स हैं या दूसरे कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, उनको किस तरह वो इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। या उसकी जो रूटीन की एक्टिविटीज़ जो हैं, वो डेली एक्टिविटीज़ जो हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज निश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो चार्ल्स एल्टन ने इस निश टर्म को डिफाइन किया था। इसने कहा कि रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द कम्युनिटी एंड इट्स ऑक्यूपेशन, अ प्रोफेशन और जॉब ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज निश। ठीक है। तो इकोसिस्टम जो है ये किस तरह चलता है? इकोसिस्टम जो है किसी एक ऑर्गेनिज्म से नहीं चलता, बल्कि इसके अंदर रहने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनका आपस में इंट्रैक्शन है। फिर हर ऑर्गेनिज्म का जो अपना एक रोल है, कलेक्टिवली ये तमाम के तमाम जो फैक्टर्स हैं ये मिल के एक सिस्टम को जो है वो रन करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है निश स्पेसिफाइज, निश जो है वो कौन कौन सी चीज़ों को स्पेसिफाई करती है। हाउ ऑर्गेनिज्म गेट सप्लाई ऑफ एनर्जी, ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे जो है वो, उसका फूड सोर्स क्या है, अपना फूड, हाउ दे गेट फूड। ठीक है। एंड मटेरियल्स,
एंड हाउ दे ट्रांसफ़र दिस एनर्जी एंड मटेरियल टू अदर ऑर्गेनिज्म, यानी ये होता है प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दूसरों को जो है वो एज अ प्रे खाएंगे और दूसरों के लिए वो प्रीडेटर होंगे और ख़ुद वो किसी का प्रे होंगे, यानी खुद एनर्जी गेट करेंगे, दे विल गेट एनर्जी, गेन करेंगे एनर्जी का, और फिर उस एनर्जी का प्रे की फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफ़र भी करेंगे, ठीक है। और फिर दूसरे कंपटीटर के साथ जो है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह वो compete करते हैं दूसरे कंपटीटर्स के साथ। फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर और उसका इंट्रैक्शन एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ, चाहे वो दूसरे कौन से फैक्टर हैं, वो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं, उनके साथ जो है वो उसका इंट्रैक्शन किस तरह का है। फिर फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, फॉर एग्जांपल किसी भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है, उसकी ह्यूमिडिटी क्या है, पीएच क्या है, फिर वहाँ पर वाटर जो है उस और सॉइल की जो पीएच है वो कैसी है। देखिए ना, किसी भी इन्वायरमेंट जो है, कोई भी अगर हम इकोसिस्टम ले लेते हैं, चाहे उसमें हम टुंड्रा ले लें, चाहे उसमें हम डेजर्ट इकोसिस्टम ले लें, तो जिस किस्म की वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी होगी, जिस किस्म की वहाँ पर सॉइल होगी, उसी तरह के वहाँ पर प्लांट्स ग्रो करेंगे। और जैसे वहाँ पर प्लांट्स ग्रो करेंगे, उन प्लांट्स के ऊपर जो फीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी उसी टाइप के होंगे, ठीक है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये स्पेसिफाई होते हैं, ये सारे निश के जो है वो टर्म के अंडर जो है वो आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑटो इकोलॉजी एंड सीन इकोलॉजी। अब ये क्या चीज़ है? इकोलॉजी तो मैंने आपको बता दिया कि दिस इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। अब अगर इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों टर्म्स जो हैं ये आपने इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल जो है वो तैयार करनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑटो इकोलॉजी जो है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अ सिंगल पॉपुलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। एंड सीन इकोलॉजी क्या है? सीन का मतलब होता है फ्यूज़, यानी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कंबाइन हो जाएंगी, ठीक है, तो कंपाइल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर हम बहुत सारी पॉपुलेशंस को, डिफरेंट पॉपुलेशंस मतलब अगर आप कम्युनिटी का लफ्ज़ बोलते हैं तो वो भी डिफरेंट पॉपुलेशंस को डिफाइन करता है, ठीक है। टू स्टडी रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस आर अ कम्युनिटी टू इट्स एनवायरनमेंट, इट इज़ कॉल्ड एज सीन इकोलॉजी, ठीक है। तो अगर एक टाइम में एक पॉपुलेशन का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं आप, तो वो ऑटो इकोलॉजी है। और अगर आप बहुत सारी पॉपुलेशंस का या आप एक कम्युनिटी का एक टाइम में आप उस एनवायरनमेंट के साथ उसका रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सीन इकोलॉजी, ठीक है। देखिए, अगर आप किसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे हैं कि उस फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, और फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन से प्लांट्स हैं, कौन से एनिमल्स हैं, कौन से बर्ड्स हैं, कौन सी अदर जो है वो स्पीशीज़ हैं, अगर आप वो पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे हैं एक टाइम में, एनवायरनमेंट के साथ उसके इंटरेक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, तो वो एक सीन इकोलॉजी है। लेकिन अगर आप एक ही पॉपुलेशन को, फॉर एग्जांपल आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है कि आप एक टाइम में 100 या 50 सोयाबीन प्लांट्स को एक टाइम में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कि उनके अंदर जो है वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट क्या है उनके ऊपर, उनकी ग्रोथ के ऊपर, उनकी यील्ड के ऊपर, आप एक टाइम में उसके तमाम चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ऑटो इकोलॉजी कर रहे हैं, यानी एक टाइम में एक पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद आपने इकोसिस्टम के जो हैं वो कंपोनेंट्स देखने हैं कि कौन कौन से इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। तो दो तरह के मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो इकोसिस्टम के हो सकते हैं, एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरे होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक जैसे आपको यहाँ टर्म से ही समझ आ रहा है, बायो मीन लिविंग है, ठीक है। तो तमाम किसी भी इकोसिस्टम के तमाम जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज आर कॉल्ड एज बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है। तो इसमें आप कैटेगराइज अगर आप करें तो ये तीन तरह की कैटेगरीज जो बायो कंपोनेंट्स में, बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाती हैं, वो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डीकम्पोजर्स हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं ये क्या हैं, ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं विच कैप्चर एंड ब्रिंग लाइट एनर्जी इनटू द इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम में लाइट एनर्जी को कैप्चर करने का और उसको जो है एनर्जी को कन्वर्ट करने का इनटू द केमिकल फॉर्म, ठीक है। सोलर एनर्जी को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक सोर्स है। एंड दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर्स क्या हैं, ये
तमाम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, बेसिकली लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो जितने भी प्लांट्स और जितने भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, प्रोड्यूसर्स में आते हैं। उसके बाद कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स आर ऑल द ऑर्गेनिजम्स, जिसमें प्राइमरीली एनिमल्स आते हैं, विच obtain their energy directly or indirectly from the producers as a ready-made organic food। यानी प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फीड करने वाले जो एनिमल्स हैं उनको हम कंज्यूमर्स कहेंगे। कंज्यूमर्स की आगे कैटेगरीज हैं, वो प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है वो है डिकम्पोजर्स की। अब डिकम्पोजर्स क्या हैं, दीज आर मेनली द फंजाई एंड बैक्टीरिया विच obtain their energy from the dead and decaying plant animals। ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स और प्लांट की डेड बॉडीज़ होती हैं उनको ये डिकम्पोज करते हैं और दोबारा से जो है वो उनको सोर्स बना देते हैं एनर्जी का फॉर द प्रोड्यूसर्स फॉर द प्लांट्स। दे रिलीज केमिकल एलिमेंट्स एज एन आयंस एंड द मेन केमिकल आयंस आर नाइट्रेट्स, अमोनिया, फॉस्फेट्स, पोटेशियम, कैल्शियम। ये तमाम के तमाम दोबारा से सॉइल का हिस्सा बन जाते हैं और प्लांट्स के लिए जो है उनको ग्रो करने के लिए दोबारा से ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये रिसाइकलर्स हैं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स को दोबारा से रिसाइकल कर देते हैं डिकम्पोजर्स जो हैं। उसके बाद सेकंड जो कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, वो हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो तमाम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आ जाता है एयर, वाटर, सॉइल। इकोलॉजिकल टर्म में इसको हम जो है वो एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं, हाइड्रोस्फेयर भी कह सकते हैं और लिथोस्फेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर एटम, एयर के लिए एटमो का टर्म एयर के लिए, स्फेयर का मतलब प्लेस। इसी तरह हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो की टर्म वाटर के लिए है और स्फेयर की टर्म स्पेस, प्लेस के लिए है। इसी तरह लिथोस्फेयर जो है, लिथो की टर्म जो है वो अर्थ के लिए है, सॉइल के लिए है और स्फेयर की टर्म जो है वो प्लेस के लिए है। ठीक है, तो ये तमाम जो हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जिसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड चेन और फूड वेब, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं।